चलिए तो बात होने वाली है आज महिलाओं के निवेश की। जी हाँ, हमारी बेहद खास पेशकश विमेंस वेडनेसडे लेकर आज हम आए हैं और आज महिलाओं की फाइनेंशियल प्लानिंग हमारे साथ करेंगे हमारे मेहमान रिद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक करवा। विवेक, आपका बहुत बहुत स्वागत है विमेंस वेडनेसडे की हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और विवेक, हमारे साथ पहली दर्शक भी हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। शीतल मेरे साथ फ़ोन लाइन पर हैं। शीतल नमस्कार, गुड इवनिंग, कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं पालघर से बोल रही हूँ। कैसी हैं आप, क्या करती हैं? जी मैं ठीक हूँ और मेरा बुटीक है। आपका खुद का बुटीक है? अरे वाह, बहुत खूबसूरत। तो आपने अपना सवाल हमें भेजा है, आपको इन्वेस्ट करने हैं 15 लाख रुपए और शीतल आपने कहा है कि आप बहुत जोखिम नहीं उठा सकती हैं, मॉडरेट रिस्क एपेटाइट है आपकी और उसके साथ साथ आप 35,000 रुपये की एसआईपी भी करना चाहती हैं आने वाले महीने से। और ऐसे में आपको समझना है कि एसआईपी के ज़रिए निवेश किया जाए या लमसम के ज़रिए निवेश किया जाए। और ये जो आपने फ़ंड्स की डिटेल्स हमें दी है, इनमें आपकी एसआईपीज़ चल रही है, क्या मैं सही समझ रही हूँ? यस, सिंस 2000 ओके कुछ और जल्दी है 2018 के और कुछ मैंने ओके लॉकडाउन के बाद निकाले 2022 में। ओके। तो मैं एक बार फंड्स के नाम दोहरा लेती हूँ जो आपने डिटेल्स भेजी है। निपॉन इंडिया का लार्ज कैप है, निपॉन का ही स्मॉल कैप है, क्वांट का आपने एलएसएस रखा हुआ है, क्वांट का फ्लेक्सी कैप भी रखा हुआ है, क्वांट का मिड कैप भी है, मिरासिट का लार्ज एंड मिड कैप भी है, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप 150 इंडेक्स भी है और आपने एक लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है HDFC बैलेंस एडवांटेज में और साथ ही निपॉन इंडिया लार्ज कैप में भी लमसम है, DSP के मिड कैप में भी आपके पास एक लमसम इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है। ओके, 12 साल तक अपनी इन्वेस्टमेंट को आप कंटिन्यू करना चाहती हैं। 10 साल के बाद टोटल कॉर्पस कितना एक्यूमुलेट हो पाएगा आप जानना चाहती हैं और उसके बाद 20 साल के बाद आपको SWP भी चाहिए होगी। 30 to 40,000 आपका SWP का अमाउंट होगा, इज दैट राइट? नहीं, एक्चुअली अभी जो फाइनेंशियल मुझे लगता है मंथली वो मेरा अराउंड 30 to 40,000 का है। ओके तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा 20 साल के बाद यू विल हैव टू काउंट इन तो इन्फ्लेशन इन दैट और आफ्टर आपको और राइट राइट SWP मुझे आफ्टर 12 इयर्स चाहिए, लेटर 20 इयर्स के लिए। ओके, आफ्टर 12 ईयर्स चाहिए टिल 20 ईयर्स। ओके, गॉट इट गॉट इट। रिटायरमेंट। ऑलराइट शीतल, वेरी वेल प्लान। मुझे जानना है आपसे कि कोई फाइनेंशियल प्लानर की सहायता ली है आपने, बिकॉज आपके पास फंड्स भी हैं, आपने लमसम इन्वेस्टमेंट भी ऑलरेडी कर रखी है। हालांकि इसको और कंसोलिडेट किया जाता है, किया जा सकता है, थोड़ा सा ओवर डिवर्सिफिकेशन हमें कुछ कुछ एरियाज में दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बताइएगा कि आपने कोई आर्थिक सलाहकार से सलाह ली है? देख के ही किया है। खुद ही किया है? यस यस। अरे मुबारकबाद, बहुत अच्छा। आप तो अपने आप को कैसे एजुकेट करती हैं? पढ़ती हैं बाज़ार के बारे में, यूट्यूब से आप समझती हैं, कैसे करती हैं? यस, जो आपके शोज रहते हैं वो पूरा हाँ हाँ। देखती हूँ, उससे ही ओके, मतलब किया हुआ है। चलिए बहुत अच्छा लगा जानकर कि हम आपके काम आ रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट्स की एडवाइस आपके काम आ रही है। अब विवेक से बातचीत शुरू करते हैं क्योंकि इनके पोर्टफोलियो में बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं शायद वो बदलाव रेकमेंड करें। लेकिन उससे पहले क्योंकि इस तरह के सवाल आजकल बहुत कॉमन भी हो रहे हैं विवेक, लोग SIP भी कर रहे हैं, साथ ही लमसम भी उनको करना होता है। ऑलरेडी एक पोर्टफोलियो होता है जहाँ पे SIP शुरू हो चुकी होती है, लमसम भी वो कर चुके होते हैं, लेकिन जब बढ़ाना होता है निवेश को तो क्या और फंड्स में आपको ये निवेश डालना चाहिए नया वाला, या मौजूदा पोर्टफोलियो में आपको ये निवेश करना चाहिए? ये एक तरह का सवाल है जो आज सभी के जहन में है। ऑब्वियसली जिस तरह की बाज़ार की चाल है उसको लेकर भी लोग काफ़ी संदेह में रहते हैं कि क्या रणनीति अपनाई जाए। तो किस तरह से अप्रोच की जाए? इनके पोर्टफोलियो और फंड्स पर बाद में आएंगे, लेकिन SIP के साथ लमसम नया फंड जोड़ें या एग्जिस्टिंग में भी कर सकते हैं, क्या कहेंगे आप? गुड इवनिंग कविता और सभी दर्शकों को गुड इवनिंग। और इनफैक्ट शीतल का जो सवाल था वो आ गया था मेरे पास, जब आप बात कर रही थी तभी मैं उसी कैलकुलेशन में लगा हुआ था, तो आपने थोड़ा सा लंबा बात किया करके मुझे मौका मिल गया कि सारे कैलकुलेशन मैं कर पाऊँ फटाफट। तो अब इनका सवाल काफी लंबा है। मतलब इन्होंने कहा है कि मैं SIP किया है, लमसम किया है, SIP 12 साल चलेगा और उसके बाद में 10 साल और वो रुकने के लिए तैयार है। तो कितना कॉर्पस होगा और 20 साल के बाद कितना आप उसमें से करीबन SWP के माध्यम से कितना बाहर निकाल सकते हो। तो पहले तो मैं इस नंबर्स पे आ जाता हूँ।
तो देखिए, जो इन्होंने किया है करीबन, बताया कि 35,000 रुपया अगर SIP ये करती है अगले 12 साल के लिए, और फिर 12 साल के बाद ये 35,000 रुपया आप समझ लो जितना भी कॉर्पस बना उसको वैसे ही छोड़ दे। और तो 22 साल टोटल हो गए। और इन 22 सालों में आपको अगर लगभग 12% रिटर्न मिलता है। मैं 12 इसके लिए ले रहा हूँ क्योंकि इनका पोर्टफोलियो भी थोड़ा सा मॉडरेट इन्होंने कहा है। तो 12% अगर रिटर्न होता है तो उसका वैल्यू करीबन 3.32 करोड़ होता है। तो ये तो हुआ SIP का वैल्यू। और उसके बाद में आप अगर गिनो कि आज जो 18 लाख इनके पास है, वो अगर मैं 22 साल छोड़ दूं और यही अगर मुझे 12% मिले, तो इसका वैल्यू करीबन 2.18 करोड़ होता है। तो मतलब टोटल हुआ करीबन 5.5 करोड़ 22 साल बाद। अब इसमें ऐसा है कि कई दर्शक पूछ सकते हैं कि सर आप खाली 12% ही क्यों ले रहे हो। 12 ना अग्रेसिव है, ना बहुत मॉडरेट है। मतलब FD से आपसे आपको ऑलमोस्ट डबल हो रहा है, और मैं अगर 15 बोलता हूँ तो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है। तो इसके लिए 12 ठीक ठाक रिटर्न है। तो 12 से लेके अगर 15 मिलता है, 12 से ज्यादा मिलता तो आपको दूध में मलाई समझो। और इंडियन मार्केट अगले 20-25 साल हो सकता है कि 12% आपको दे दे। तो 5.5 करोड़ में से आप अगर 8% भी सालाना निकालते हो SWP के माध्यम से, और वो समझ लो कि 5.5 करोड़ 5.5 करोड़ ही रहता है, तो 8% 5.5 करोड़ का करीबन 44 लाख पर ईयर होता है। तो आप डिवाइड कर लो 44 डिवाइड बाई 12, तो आपको करीबन 3.5 लाख रुपया हर महीना आप खर्चे के लिए उससे निकाल सकते हो। अब आते हैं इनके फंड्स पे। तो पहले तो इन्होंने एक अच्छा ये काम किया है लमसम में, कि मॉडरेट पोर्टफोलियो बनाना था। इसके लिए इन्होंने डाला HDFC बैलेंस एडवांटेज, निपॉन इंडिया लार्ज कैप, जो जनरली लार्ज कैप मॉडरेट ही माना जाता है, और DSP मिड कैप में वो थोड़ा सा अग्रेसिव है। लेकिन ओवरऑल आप अगर कंपेयर करो, जो बैलेंस एडवांटेज है लार्ज कैप है, और प्रोपोर्शनेट ऑफ जो मिड कैप इन्होंने डाला है, तो ये लगभग मॉडरेट पोर्टफोलियो ही बन रहा है। तो तीनों फंड ठीक ठाक है। अब जहां तक ये जो SIP इन्होंने चालू किया है, देखिए यही होता है कि आपको पक्का कोई फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेनी चाहिए यहाँ पे। क्योंकि देखिए, कहीं 10,000, कहीं 5,000, कहीं 1,000, कहीं 1,000, कहीं 3,500, आपने इतने सारे फंड्स में ये डाला है कि आगे चल के आपको खुद को कंफ्यूजन होगा कि क्या कौन सा फंड कैसा कर रहा है। और मॉडरेट आपको चाहिए, आपने मिड कैप में भी डाल दिया, ELSS में भी डाल दिया। हालांकि आज के दिन ELSS की जरूरत ही नहीं है। तो ये ऐसे अवॉइड करके मुझे लगता है कि ये जो 35,000 आप SIP कर रहे हो, ये इन्हीं फंड में जो आपने लमसम डाला है। तो मैं कॉम्बिनेशन बोलूंगा कि DSP में आप 15,000 डालिए, 10,000 निप्पॉन और HDFC बैंक में अगर दोनों में डालते हो तो 20,000 रुपया तो आपका ये हो गया, और 15,000 DSP मिड कैप में हो गया। तो अगर करते हो SIP, तो आपका रिटर्न्स डेफिनेटली जो अभी कॉम्बिनेशन है उससे बेहतर होने का चांसेस है। अब यहाँ पे एक एक और सलाह ये रहेगी कि हर साल मिनिमम 1 साल में आप वापस इसको रिव्यू करिएगा। क्योंकि थोड़ा सा मैंने कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाया है, लेकिन है मॉडरेट। तो आगे चल के ये सारे फंड्स वैसे ही परफॉर्म कर रहे हैं, सेटिस्फैक्टरी है कि नहीं है, ये आपको हर साल उसको एनालाइज भी करना पड़ेगा। तो ज्यादा डाइवर्सिफाई मत करो, ये 3-4 फंड के अंदर करेंगे तो आपको बेटर रिटर्न भी मिल सकता है और मॉडरेट पोर्टफोलियो बन सकता है। चलिए, तो यहाँ पर कंसोलिडेशन काफ़ी हद तक करने की ज़रूरत है। शीतल, बताइएगा, कुछ और पूछना है आपको? नहीं, थैंक यू। ऑलराइट, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना सवाल यहाँ पर पूछा है। अच्छा शीतल, आप हैं मेरे साथ फोन लाइन पर? एक चीज़ जो मुझे पूछनी थी आपसे शीतल, जी। आप पुराने टैक्स रेजिम में हैं अभी भी? जी। हाँ, तो उसके लिहाज से विवेक फिर इनको ओल्ड ये अपना ELSS काफ़ी काम का आ रहा होगा। बट अब क्योंकि ये टैक्स बेनिफिट ले रही हैं, तब तो निवेशित रहें, वरना रणनीति के लिहाज से इनके पास बेटर फंड्स हैं जहाँ पर ये पैसा शिफ्ट हो सकता है। शीतल, आप टैक्स बेनिफिट ले रही होंगी ना, तभी ही आप इसमें निवेश कर रही हैं, वाजिब सी बात है। शीतल? यस, हाँ जी। आप ले रही हैं ना ATC में फ़ायदा ELSS का? हाँ, ले रही हूँ। ऑलराइट, ओके। तो तब तो रखना पड़ेगा विवेक। मुझे लगता है कि शीतल कोई क्लाइंट को अटेंड कर रही है अपने बुटीक में, इसके लिए वो थोड़ा थोड़ा ध्यान नहीं दे पा रही है। लेकिन मुझे मुझे ये लग रहा है कि इनका जो ऑडिटर है वो ऑटोमेटिकली हो सकता है कि इस साल का जब रिटर्न फाइल करेंगे ऑडिटर साहब, तो ऑटोमेटिकली इनको हाँ, बोलने वाले हैं कि आप न्यू रिजिम में आ जाइए। क्योंकि
बाई फार आज के दिन न्यू रिजीम हर एक कैटेगरी के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। तो ईएलएसएस इसके लिए मैंने कहा कि जरूरत नहीं पड़ेगी आगे चल के, तो इस साल शुरुआत में मैंने भी कर दिया था, लेकिन अब लग रहा है कि अगले साल करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी फाइल हो चुका है न्यू रिजीम में पिछले साल। चलिए, ऑल द बेस्ट शीतल। उम्मीद करते हैं कि आपको सभी तरह की सलाह यहाँ पर समझ में आ गई हो। सुदेश जी का सवाल हम लेंगे, हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार। नमस्कार मैम, मैं सुदेश कुमारी का हस्बैंड बात कर रहा हूँ। मुझे सुदेश कुमारी ने बात करने के लिए बोला हुआ और उनके नाम पर मैंने लमसम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। मतलब आपका निवेश है, बस उनके नाम पे सवाल भेजा है आपने? जी अच्छा। नहीं मैम, उनका उन्हीं के नाम पे मैंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और उनको इतनी जानकारी नहीं है, पर इन्वेस्टमेंट मैंने किया हुआ है उनके नाम पे। आप उनको सिखाते हैं कि निवेश कहाँ पे किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, उनके नाम पे किया जा रहा है? उनके दस्तखत तो सभी पर्चे पे लिए जा रहे होंगे, उनको पता भी है वो कहाँ कहाँ दस्तखत कर रही हैं? हाँ जी मैम, उनके भी हाथ पे मैं इन्वेस्टमेंट किया है, उनको पूछ के किया और उनको पूछ के। तो मैं चाहती हूँ कि अगली बार जब सवाल भेजें तो सुदेश कुमारी जी जो हैं हमसे बात करें, ठीक है सर? जी मैम। ओके, बताइए क्या सवाल है आपका? जी मैम, मैंने ये 4,76,000 रुपया बंधन स्मॉल कैप्स, एसबीआई कॉन्ट्रा, पारिक फ्लेक्सी कैप, यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड और मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड और क्वांट लार्ज एंड मिड कैप में 4,76,000 रुपया जो लमसम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और मैम जी मैं जानना चाहता हूँ कि जो मैंने लमसम इन्वेस्टमेंट करना सही है या एसआईपी करना सही है? अभी मेरे पास कोई 2 लाख रुपया और पड़ा हुआ है, वो भी मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि ये फंड अच्छे हैं या कुछ चेंज करने की जरूरत है इनमें? ठीक है। खुद चुने हैं आपने ये फंड्स? खुद चुने हैं? जी मैम, खुद चुने। क्योंकि फंड तो सारे बड़े अच्छे आपने चुने हुए हैं, उस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन आपकी रिस्क एपेटाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इतना रिस्क उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते अपने पोर्टफोलियो में। अच्छा, कितने साल तक रुकना चाहते हैं आप इस पोर्टफोलियो में? मैम कोई 10 साल तक, 10-12 साल, कम से कम 10 साल ना? हाँ, तो अभी तो 2 महीने से ही आपने इन्वेस्टमेंट शुरू कर रखी है। एसआईपी भी करना चाहते हैं क्या बाद में? जी मैम, मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे जैसे कभी कभी मौका मिलता है कि मैं एक मंथ का कोई 10-20 हजार रुपया लमसम कर सकता हूँ, तो लमसम करना सही रहता है कि एसआईपी करना सही रहता है? जहाँ जैसे मार्केट कभी कभी डाउन होती है सर, दोनों करना सही रहता है। आप बताइए आपकी क्षमता कितनी है? दोनों किया जा सकता है और जितना ज़्यादा करेंगे उतना आप ही के लिए अच्छा होगा। 10 साल तक आपने इस पोर्टफोलियो में रुके रहना है। इस पोर्टफोलियो का मकसद क्या है सर? 10 साल के बाद इतना कौन सा कॉर्पस है जो आप इकट्ठा करना चाहते हैं? ज़रा बताएंगे, हमारे एक्सपर्ट कैलकुलेट करके आपको बताएंगे कि क्या वो प्राप्त हो पाएगा या नहीं। कोई 30-35 लाख रुपए इकट्ठा हो जाए मैम। 30-35 37 लाख? जी, अभी तो 37 लाख से क्या कुछ और पड़ा हुआ? हाँ, तो मुझे बताइए कुछ क्या, कहाँ कहीं खर्च करना है? कोई खरीदारी है, घर खरीदना है, कुछ खरीदना है, कुछ शादी ब्याह का खर्चा है जो इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं? बच्चों के लिए मैम, बच्चों की मैरिज के लिए, अपनी बेटी की मैरिज के लिए। तो 37 लाख काफी होगा? 10 साल के बाद की बात कर रहे हैं सर आप? जी मैम, ये मैंने अपनी मैडम के नाम पर जो उनको जो पैसा दिया और उनके नाम पे इन्वेस्टमेंट किया है। एक मेरा अपना भी पोर्टफोलियो है, उसमें मैंने कोई 5 लाख रुपया किया हुआ है इन्वेस्टमेंट, तो उसमें एसआईपी मैं करता हूँ। अच्छा, देखिए, जब भी कोई लक्ष्य तय करें हमेशा ये बात ध्यान में रखिएगा कि लक्ष्य में अगर आपके पास 5, 15, 20 साल हैं तो हमेशा आपको इन्फ्लेशन को काउंट इन करना है। महंगाई जो है आपकी कमाई को खा जाएगी। अभी आप 37 लाख पकड़कर चल रहे हैं, 37 साल के बाद 10 साल के बाद हो सकता है कि वो 37 लाख ना भी रहें, वो 28-30 लाख के भी नीचे आ सकते हैं। तो आपको जो है इस अमाउंट का इस तरह से ध्यान रखना है। और बच्चों की पढ़ाई लिखाई की आप बात कर रहे हैं जिसमें एजुकेशन इन्फ्लेशन जो है अलग से आपको काउंट करना होता है। शादी ब्याह में तो आप पढ़ाई लिखाई के बाद का जितना निवेश बचता है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई एक ऐसा लक्ष्य है जिसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। बेहतर समझाइश यहाँ पर विवेक आपको देंगे। तो विवेक, 10 साल का समय लमसम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और एसआईपी भी करना चाहते हैं। खुद के पोर्टफोलियो में कह रहे हैं कि एसआईपी कर रहा हूँ, वाइफ के नाम के पोर्टफोलियो में लमसम निवेश किया हुआ है, एसआईपी करना चाहते हैं। दोनों करें तो क्या रणनीति हो? तो कविता, वापस शुक्रिया, क्योंकि
मुझे मौका मिला थोड़े कैलकुलेशंस करने के लिए, आप जब बात कर रहे थे उनसे। तो देखिए, आप जो बात बोल रहे थे कि 35 लाख रुपया अगर आपका रिक्वायरमेंट आज है और ये इक्विवेलेंट आपको 10 साल बाद चाहिए, तो समझ लो मैं आज अगर 6% इन्फ्लेशन लगाऊं ऑन दी एवरेज अगले 10 साल के लिए, तो जो आज का 35 लाख रुपया होता है वो करीबन आपको उस दिन पड़ेगा 62,70,000 रुपए। तो इक्वल होगा, मतलब आज का 35 और 10 साल के बाद का 62-70 एक ही इक्वलेंट अमाउंट होगा इन्फ्लेशन के बाद। और अब आप समझ लो आपको 12% रिटर्न मिल रहा है और आप एसआईपी करना चाह रहे हो ताकि आपके पास ये करीबन 62-63 लाख रुपए रहे 10 साल बाद, तो आपको करीबन 28,000 रुपया महीना निवेश करना होगा। तो ये तो हुआ मोटा मोटी कैलकुलेशन। अब आता हूँ इनके सवाल पे। तो देखिए, पहला इनका सवाल था कि एसआईपी करूं लमसम करूं, कौन सा बेटर है। देखिए, दोनों ही बेटर है। आप अगर 10 साल के लिए करते हो ना, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप पहले तो बाजार में निवेश करो, चाहे वो म्यूचुअल फंड के थ्रू हो या फिर और कोई माध्यम से हो, लेकिन आपको पहले तो निवेश करना ही करना है। अब एसआईपी किसको यूजफुल होता है, अभी समझ लीजिए मैं सैलरीड हूँ, मुझे तो हर महीना तनख्वाह आती है, तो समझ लो मेरी तनख्वाह 100 रुपए है हर महीने। उसमें से अगर मैं 10 या 20 ही बचा सकूं, तो मेरा तो कैपेसिटी इतना ही रहेगा कि मैं 10 या 20 ही इन्वेस्ट करूं। अगर मेरी तनख्वाह 1 लाख है, मैं उसमें से 50 बचा सकता हूं, तो मैं 50 करूंगा। तो जो जिनको मालूम है कि उनके पास कितना फंड आने वाला है हर महीना, वो एक कमिटमेंट के रूप में एसआईपी चालू करते हैं। और लमसम वो लोग करते हैं जिनको ये फिक्स्ड फंड फ्लो नहीं होता है। अब समझ ले कोई बिजनेसमैन है, अब बिजनेसमैन हो सकता है कि इस महीने 5 लाख कमाए, अगले महीने 5 लाख का नुकसान भी कर ले और तीसरे महीने वापस 10 लाख कमा ले। तो जब जब उसके पास लमसम अमाउंट आएगा, तब वो एक लमसम अमाउंट बाजार में इन्वेस्ट करेगा, ताकि क्योंकि उसके पास एक विजिबिलिटी नहीं है, कैश फ्लो मालूम नहीं है उसको कि अगले महीने कितना आने वाला है। तो इसके लिए लमसम हो या एसआईपी, आपको पहले तो निवेश करना है। और 10 साल 20 साल का आप अगर एवरेज देखोगे, तो मैं बोलता हूँ आपको 0.5% से ज्यादा दोनों में अंतर नहीं दिखेगा, मतलब लगभग सेम ही रहने वाला है। तो इसके लिए चिंता मत करिए, दोनों ही सही चीज है अगर आप निवेश करते हो। अब आते हैं इनके पोर्टफोलियो में। देखिए, आपने बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई करके रखा है। अब क्या लॉजिक से निफ्टी 200 मोमेंटम 30 में डाल दिया, माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड में डाल दिया, या फिर मतलब ये एक स्ट्रेटेजी नहीं होती है। स्ट्रेटेजी ये होती है कि आप थोड़ा सा उसको कॉन्सेंट्रेटेड रखो, ताकि आपको मालूम है कि आप फोकस्डली अप्रोच कर सकते हो। तो मेरी सलाह यहाँ पे ये रहेगी कि पहले तो आपके पास 7 साल प्लस का समय है। इसके लिए आप बंधन स्मॉल कैप और मोतीलाल माइक्रो 250, बंधन स्मॉल कैप का अमाउंट कंटिन्यू रखो, और जो मोतीलाल माइक्रो 250 का है वो आप बंधन में शिफ्ट कर लो। अब अगर कंपेयर करोगे तो बंधन इज बेटर फंड। और अगर 5 साल से कम का ड्यूरेशन है, क्योंकि अभी आपने 10 साल बोला है, तो कुछ हो सकता है कि कुछ पढ़ाई वढ़ाई के लिए आपको 5 साल के लिए नहीं वेट कर पाओ, तो मेरे हिसाब से पराग पारिक और एसबीआई कॉन्ट्रैक्ट ठीक ठाक फंड है, उसमें आप कंटिन्यू कर सकते हो। जहां तक क्वांट और यूटीआई का सवाल है, ये रिस्क एंड रिवार्ड के बीच में अटके हुए हैं दोनों। तो आ, मतलब जो मैंने दो पहले वाले बोले हैं वो एक ठीक ठाक है, अग्रेसिव है, एक थोड़ा सा मॉडरेट है, लेकिन ये बीच में अटके हुए हैं। तो इसके लिए मेरी ये सलाह रहेगी कि इनसे निकल के आप बाकी दो चारों में स्प्लिट कर लो, तो आपके पास खाली 4 फंड रह जाएंगे अभी, जो 6 या 7 फंड है। तो ऐसे अगर आप अप्रोच करते हो तो रिटर्न भी बेटर रहेगा, और लमसम भी इन्हीं में आप ऐड कर सकते हो। और वापस ये सलाह रहेगी कि हर 3-6 महीने में आपको इसको भी रिव्यू करना होगा। ऑलराइट, सो सुदेश कुमारी जी के पोर्टफोलियो पे ये सलाह मिल रही है। चलिए, सर कोई सवाल आपको पूछना है विवेक से अभी, क्योंकि फिर हम अगले सवाल पे बढ़ना चाहते हैं। हेलो हेलो। हाँ, कोई पूछना है आपको सवाल विवेक से? जी मैम, जैसे मैं 25,000 पर मंथ का इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। मुझे अपना जो ईपीएफ फंड होता है उसमें मेरा हाँ। 12,500 जाता है। हाँ 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 तो हाँ। मुझे ईपीएफ में करना चाहिए कि म्यूचुअल फंड बेटर है कि ईपीएफ बेटर है? दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज दोनों अलग अलग एसेट क्लासेस हैं। एक यहाँ पर आपका रिटायरमेंट के लिहाज से पैसा एक्यूमुलेट हो रहा है जो कि फिक्स्ड इनकम के लिहाज से जा रहा है, और म्यूचुअल फंड्स में क्योंकि फिलहाल जो अप्रोच है वो इक्विटी ओरिएंटेड है, यानी सारा पैसा आपका शेयर बाजार में जा रहा है। तो क्योंकि आपने ऑलरेडी इसमें पैसा डाल रखा है, आपके पास डेट का अगर एक्सपोजर नहीं है, तो शायद आप ईपीएफ में कंटिन्यू कर सकते हैं। विवेक, क्या सलाह होगी आपकी?
देखिए, आज अगर आप अगर कैलकुलेट करते हो तो जो ईपीएफ में रिटर्न है उससे डेफिनेटली ज्यादा आ रहा है म्यूचुअल फंड्स में, वो तो सही बात है। अब जो ईपीएफ में है वो जो आपकी सैलरी से जो कंपलसरी अमाउंट जाना है वो तो जाना ही जाना है, उसको तो आप रोक नहीं पाओगे। तो जितना जा रहा है उसमें जाने दीजिए, और बैलेंस खाली आप इसमें म्यूचुअल फंड में आप आ सकते हो। क्यों? एक तो रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा रहेगा अगर आपके पास 5 से लेके 7 साल से ज्यादा का समय है तो रिटर्न बेटर रहेगा। और सबसे बड़ा खास बात यहाँ पे ये है कि आपको अगर कोई भी इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़ती है तो म्यूचुअल फंड से आप 3-4 दिन के अंदर पैसा पूरा का पूरा निकाल सकते हो, जो ईपीएफ में इतना इजी नहीं है। तो ये प्रोस एंड कॉन्स है, लेकिन हाँ ईपीएफ में आपको एक हद तक बहुत ज्यादा सेफ्टी रहती है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर 7 साल प्लस का समय रहे तो दोनों बराबर ही, और म्यूचुअल फंड बेटर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे सवाल की ओर रुख करते हैं। सौजन्य हाजरा का सवाल मैं लूँगी। विवेक, इन्होंने ईमेल के ज़रिए अपना सवाल हमें भेजा है और ये माइनर के नाम पे म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहती हैं। शायद अगर मैं इनके बच्चों के नाम पे निवेश करने के बारे में अज्यूम करूँ तो शायद ये रणनीति होगी इनकी। एसबीआई स्मॉल कैप और लार्ज एंड मिड कैप में ये पूछ रही हैं कि निवेश कैसे होगा। 2.5 करोड़ का लक्ष्य है इनका और 2,000 रुपये ईच दोनों में डालना चाहती हैं। 2,000 रुपये, 25 से 30 साल का समय इनके पास है, तो लॉन्ग टर्म होराइजन है। शायद एसबीआई में हो सकता है इनका इनकी तनख्वाह जाती हो या ख़ास तरीके का इनका कोई लगाव हो, वहाँ पे इनका कोई खाता हो, बचत खाता, क्योंकि एसबीआई के दोनों फंड्स पे रिकमेंडेशन मांगी है। मैं नहीं जानती क्या इसके अलावा इनके पोर्टफोलियो में और भी फंड्स हैं या नहीं, बट 25 से 30 साल का समय है विवेक। ऐसे में इनकी रिस्क एपेटाइट देखी जाए तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी है। लेकिन एक जो चीज़ है कि ये माइनर के नाम पे निवेश करना चाहती हैं। अगर अपने बच्चों के नाम पे कोई म्यूचुअल फंड में निवेश करता है तो उसकी औपचारिकताएं क्या क्या होंगी? आप सीधा एएमसी की वेबसाइट पे जाके ये पूरा जो फॉर्मेलिटीज़ हैं पूरी कर सकते हैं, क्योंकि केवाईसी करानी होती है, बाकी तमाम जानकारियाँ आपको देनी होती है। कैसे ये औपचारिकताएँ पूरी की जाती हैं विवेक? तो देखिए, पहले तो आप अगर माइनर के नाम पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो 25-30 साल का तुक ही नहीं बैठता है, क्योंकि 18 साल में तो वो मेजर हो जाएगा। तो 18 साल के बाद में आपको माइनर से लेके आपको मेजर का अकाउंट उसको बना के उसके अकाउंट से पैसा जाना चालू होगा। तो 25 से 30 साल का टारगेट नहीं है। लेकिन हाँ, आप सोच रहे हो कि मैं मेरे बच्चों के लिए जब 25 साल के होंगे तब तक मुझे निवेश करना है, तो आप पक्का कर सकते हो। तो पहला तो आते हैं जो औपचारिकता होती है माइनर के इन्वेस्टमेंट में। देखिए, मदर फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, ये लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, और एक नॉमिनी भी देना पड़ता है। तो जो माइनर है, चाहे आप माइनर के अकाउंट से दो या फिर माइनर के बिहाफ पे आप अपने अकाउंट से दो, तो दोनों ही रूप में आप एसआईपी करवा सकते हो। और जब 18 साल का हो जाएगा बच्चा और मेजर हो जाता है, तब वो अकाउंट आपको चेंज करवा के मेजर के नाम पे आपको बैंक अकाउंट डिटेल भी एएमसी में मॉडिफाई करवाना पड़ेगा, ताकि कभी भी विड्रॉ अगर करना पड़े तो वो बच्चे के नाम पे आएगा। तो आते हैं इनके टाइम फ्रेम पे। देखिए, अगर 30 साल के बाद इनको 2.5 करोड़ रुपया चाहिए तो उसका रिक्वायरमेंट रहता है करीबन 8,200 रुपये प्रति माह, 12% के रिटर्न के अनुसार। तो आप अगर आज 4,000 रुपया एसआईपी कर रहे हो, मतलब एसबीआई स्मॉल कैप और एसबीआई मिड कैप में, जो 25-30 साल के लिए बहुत अच्छा है। मैं तो प्रेफर करूंगा थोड़ा सा अग्रेसिव रहो आप, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप 25-30 साल के लिए डेफिनेटली बेटर रहेगा। लेकिन आप अगर 2-2 हजार रुपये दोनों में करते हो तो आपका 4,000 रुपया ही होता है। और अगर 2.5 करोड़ चाहिए तो आपको 8,200 करीबन करना पड़ेगा। तो आपको जो अमाउंट है उससे डबल चाहिए, नहीं तो आपको करीबन 1.25 करोड़ रुपया 25 साल के बाद मिलने वाला है। तो इसका आप प्लानिंग कर लीजिए। और जैसे मैंने कहा, दोनों अग्रेसिव फंड आज के दिन दोनों में आप कर सकते हो। लेकिन 30 साल बहुत लंबा समय रहता है। आप रहेंगे, मैं रहूंगा नहीं रहूंगा, किसी को कुछ नहीं मालूम है। इसके लिए हर साल आपको एक रिव्यू भी का अपने एडवाइजर से करवाते रहना। चलिए, सौजन्य के लिए ये सलाह आपकी तरफ से। लेकिन एक और सवाल हम लेना चाहेंगे विवेक, अलका का लेंगे। इन्होंने यूट्यूब के ज़रिए सवाल भेजा है। इनकी उम्र 39 साल की है और 10 इयर्स प्लस के लिए निवेश कर रही हैं। रिटायरमेंट का इनका लक्ष्य है। फंड्स के नाम आपके पास भी हैं। ICICI का ब्लू चिप है, कोटक का मल्टी कैप है, HDFC बैलेंस एडवांटेज, SBI कॉन्ट्रा, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, बंधन का स्मॉल कैप, निपॉन का स्मॉल कैप, मोतीलाल का माइक्रो कैप।
फंड है इनके पास। तो फोन लाइन पर अगेन हमारे पास नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट की अमाउंट उन्होंने रखी हुई है हमारे सामने। अगेन कॉर्पस कितना इनको इकट्ठा करना है विवेक, उसकी जानकारी हमें नहीं दी है। अगर हम इनको एक बॉल पार्क फिगर देना चाहें तो ये कितना एक्यूमुलेट कर पाएंगी? अगर मान लीजिए मैं 15 साल का समय पकड़ कर चलती हूँ और जितनी ये SIP अभी कर रही हैं, और अगर आप लगभग 12% के आसपास का CAGR पकड़ेंगे, उसके हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करें तो ये कितना आपको लगता है कि एक्यूमुलेट कर पाएंगी टेंटेटिव फिगर? देखिए, अगर आप 15,000 कर रहे हो, जैसे आपने कहा 12% अगर लेते हो, तो 15 साल बाद उनका करीबन होगा वैल्यू 70,75,000 रुपया। तो इतना वैल्यू आपका बन जाएगा। और हाँ, करेक्ट करेक्ट, 70 अप्रोक्सीमेटली 70 से लेके 71,000 के बीच में। अब जहां तक इनके SIPs के ऊपर आते हैं, देखिए इन्होंने अगर आप टोटल करो तो करीबन 60,000 रुपया ये निवेश कर रही है। 60,000 के लिए इतने सारे फंड्स जरूरत नहीं है। और आप अगर आपको मॉडरेट, क्योंकि मैं अगर 10 साल सोचता हूँ तो बहुत ज्यादा अग्रेसिव रहने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मॉडरेट से लेके अग्रेसिव के बीच में कहीं आपको रहना चाहिए। तो इसके लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि इन चारों में से जो आपके चार ही हैं, एक तो ICICI ब्लू चिप है, पराग फ्लेक्सी कैप है, इनमें आप 20-20 हजार रुपया डालो तो आपका 40 हो गया। तो आपका पोर्टफोलियो मतलब 60 में से अगर 40,000 रुपया मॉडरेट बन जाता है तो आपका पोर्टफोलियो काफी सेफ हो गया, समझ लीजिए आप। तो 20-20 हजार रुपये इसमें हो गया, और बैलेंस दो 10-10 है वो मोतीलाल मिड कैप और निप्पॉन स्मॉल कैप में। तो मिड कैप में एक पोर्शन है जो लार्ज कैप से अग्रेसिव है, और बाकी छोटा सा अमाउंट खाली 10,000 रुपया बचता है स्मॉल कैप में। तो ओवरऑल आप अगर पोर्टफोलियो देखोगे तो मॉडरेट से लेके अग्रेसिव के कहीं बीच में आके आपको रुकेगा ये पोर्टफोलियो। तो खाली 4 फंड रहेंगे तो आपको फोकस भी अच्छा रहेगा। फिर से रिपीट करता हूँ। और मुझे मालूम नहीं है सबको कॉन्ट्रा फंड क्यों अच्छा लगता है, लेकिन ठीक है, मतलब हो सकता है कि व्यूअर्स काफी देखते हैं, इसके लिए एक ही एक फंड में जा रहे हैं, लेकिन इतने सारे फंड नहीं, लेने ये की तो जरूरत नहीं हमें है। हर कॉन्ट्रा किसी फंड के पोर्टफोलियो में आजकल दिखाई दे रहा है, और SBI कॉन्ट्रा फंड मेरे ख्याल से निवेशकों का फेवरेट बना हुआ है। विवेक, इसको लेकर मेरे ख्याल से अलग शो भी मुझे करना चाहिए, बिकॉज लोग निवेश तो कर रहे हैं लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या उनको पता है वो किस तरह की स्ट्रैटेजी में निवेश कर रहे हैं। केवल रिटर्न देखकर मेरे ख्याल से अगर पैसे लगा रहे हैं तब शायद ये चूक हो सकती है उनके हिसाब से। तो देखिए कविता, यही एक सबसे बड़ी दिक्कत होती है जो DIY बोलते हैं ना, डू इट योरसेल्फ। तो वहां हाँ पे हाँ क्या होता है कि हाँ। हम लोग कोई भी एक फाइनेंशियल वेबसाइट में जाओ, या फिर चाहे आपके ET मनी के ऊपर वेबसाइट में जाओ, सुगंधा एक शो जहाँ पे करते हैं ना। नहीं कर सकते हैं, उस पे भी कर सकते हैं, क्योंकि पहले तो लोगों को मालूम होना चाहिए कि कॉन्ट्रा फंड होता क्या है, तो उसमें क्यों आप निवेश करो, और कॉन्ट्रा फंड कब फेल हो सकता है या कब आपको बचा के निकाल सकता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। एक उदाहरण देता हूँ कविता, कुछ साल पहले आप अगर नोट करोगे तो एक फंड था जो ब्राजील का फंड था। ठीक है, ब्राजील फंड हर हर दुनिया में हर चार्ट के ऊपर आता था, क्योंकि उसने एक साल में 75% से ज्यादा रिटर्न दिया था। अब क्या हुआ, जो DIY करते हैं वो लोग ऐप में जाके लेते हैं, उन्होंने देखा कि ब्राजील फंड सबसे बढ़िया है करके 75% रिटर्न देख के बहुतों ने डाला है। इनफैक्ट कुछ इंक्वायरीज मेरे पास भी आई थी जहां पे उन्होंने डाला, लेकिन खाली वो पास परफॉर्मेंस देख के डाल दिया, अगले साल वही फंड आपको -50% दिया। तो लोग काफी अटक गए थे। तो ये एक रियल लाइफ सिचुएशन है, तो ऐसा सिचुएशन आना नहीं चाहिए। और इसके लिए आपको बचने के लिए ये क्या होता है ये आपको पक्का जानना जरूरी है। बिल्कुल। विवेक, बातचीत तो हमें बहुत सारी करनी है, लेकिन फिलहाल मेरे पास समय समाप्त हो गया है। सवाल भी हम पूरे नहीं ले पाए क्योंकि इतने ही दर्शकों को काफ़ी विस्तार से फाइनेंशियल प्लानिंग की सीख हमने दी है। तो धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला और हमारे बेहद खास शो के दिन आपने शिरकत की और महिला निवेशकों को खास तौर से समझाइश दी उनके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो पे। धन्यवाद विवेक आपका। धन्यवाद। चलिए हम भी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन विमेंस वेडनेसडे को लेकर हमारी ये खास पेशकश यहीं समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि महिला उद्यमियों से हम आपको मिलाते हैं और उनकी सक्सेस स्टोरीज और उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, आर्थिक आज़ादी का जो सफ़र है वो समझने की कोशिश करते हैं। नैना अग्रवाल आहूजा हमारे साथ जुड़ेंगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। उनके सफ़र के बारे में जानेंगे, उनके निवेश पोर्टफोलियो के बारे में जानेंगे और आपके लिए क्या क्या प्रेरणा वो दे सकती हैं। बातचीत करेंगे ब्रेक के बाद।